हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 112 इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस कौटिल्यज व्यूज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौटिल्य ने राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह से समझा और उसकी राजनीतिक सोच में क्या मायने हैं। क्वेश्चन 2, एग्जामिन द आइडिया ऑफ चक्रवर्तिन एंड द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ धम्म। इसमें हमें चक्रवर्तिन के कॉन्सेप्ट को समझाना है और ये बताना है कि राज्य कैसे धम्मा के माध्यम से काम करता है। क्वेश्चन 3, एलैबोरेट अपॉन जिया उल बरानीज थियरी ऑफ किंगशिप। इस क्वेश्चन में हमें जिया उल बारानी की जक्त कैज किंगशिप पर सोच को एक्सप्लेन करना है, जो इस्लामिक ट्रेडिशन पर आधारित है। क्वेश्चन 4, राइट अ नोट ऑन अबुल फजल्स दिन ए इलाही। इस क्वेश्चन में हमें अकबर के समय अबुल फजल के दिन ए इलाही के धार्मिक और राजनीतिक पहलू पर छोटी सी व्याख्या देनी है। क्वेश्चन 5, ट्रेस अप्पा महादेवीज लाइफ एज अ सेंट। इसमें हमें अप्पा महादेवी के संत रूप में जीवन और उनके योगदान को बताना है। क्वेश्चन 6, डिस्कस कबीर्स थॉट्स ऑन वुमेन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कबीर ने महिलाओं के प्रति क्या सोच राखी थी और समाज में उनकी स्थिति पर क्या कहा था। क्वेश्चन 7, लफ्ज में शॉर्ट नोट्स लिखना है 200 शब्दों में। ए, वरना। इसमें हमें भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था के बारे में छोटी सी व्याख्या देनी है। बी, विनय सिला एथिक्स। इस पाठ में हमें धर्म और दर्शन के संदर्भ में नैतिकता या एथिकल बिहेवियर को बताना है। क्वेश्चन 8, लफ्ज में शॉर्ट नोट्स लिखना है 200 शब्दों में। ए, किंगशिप इन इस्लामिक ट्रेडिशन। इसमें हमें इस्लामिक थॉट में जक्त कैज किंगशिप के सिद्धांत और मूल्यों को एक्सप्लेन करना है। बी, सगुण भक्ति। इसमें हमें किसी साका भगवान के प्रति भक्ति या आराधना के विचार को समझाना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्कस कौटिल्यज व्यूज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौटिल्य ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे समझा। हमें अर्थशास्त्र के संदर्भ में उनके विचारों को एक्सप्लेन करना है, जैसे सेना, गुप्तचर व्यवस्था, राजनीति, कूटनीति और राज्य के अंदर की स्थिरता। आंसर, इंट्रोडक्शन। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान राजनीतिक विचारक थे। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित एक विशेष दर्शन प्रस्तुत करता है। उनके लिए सुरक्षा का मतलब सिर्फ बाहरी खतरों से बचाव नहीं था, बल्कि आंतरिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक नियंत्रण भी था। राज्य की सुरक्षा राजा की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। मेन बॉडी। 1, अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय सुरक्षा का कॉन्सेप्ट। कौटिल्य के हिसाब से सुरक्षा में सेना, राजनीतिक योजना, आर्थिक नियंत्रण और जासूसी सब शामिल थे। राजा को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन पहले कूटनीति और समझौते का प्रयोग करना चाहिए। सुरक्षा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है, जैसे विद्रोह, भ्रष्टाचार और सामाजिक अशांति को रोकना। 2, राजा की भूमिका सुरक्षा में। कौटिल्य ने राजा को प्रमुख सुरक्षा प्रशासक माना। उससे हमेशा जागरूक और ज्ञानवान रहना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा, सीमाओं और धन संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने सलाह दी थी कि राजा को अपने मंत्रियों और प्रशासकों पर नजर रखनी चाहिए, कहीं से भी खतरा हो सकता है। 3, सप्तांगा सिद्धांत और सुरक्षा। कौटिल्य के सप्तांगा सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 अंगों का मिश्रण होता है: स्वामी, अमात्य, जनपदा, दुर्ग, कोसा, डंडा और मित्रा। हर एक अंग राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देता है। डंडा यानी सेना सीमाओं की सुरक्षा करती है। दुर्ग यानी किला शत्रुओं से रक्षा देता है। मित्रा यानी मित्र राज्य सहायता और समर्थन देते हैं। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो राज्य सुरक्षित नहीं होता। 4, गुप्तचर और कूटनीति का महत्व। कौटिल्य ने एक मजबूत जासूसी तंत्र की बात की थी, जो दूसरे राज्यों और अपने लोगों पर भी नजर रखे। दुश्मन देश में गुप्तचर भेजना और उनकी कमजोरी का फायदा उठाना उनके स्ट्रैटेजी का हिस्सा था।
उन्होंने 6 कूटनीतिक नीतियों संधि, विग्रह, याना, असाना, समसराया, वैधिभावा का जिक्र किया। युद्ध उनके लिए अंतिम विकल्प था। पहले बातचीत और समझौता। 5. मंडल सिद्धांत और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत कहता है कि पड़ोसी राज्य प्रत्यक्ष दुश्मन होता है और उसका दुश्मन हमारा मित्र हो सकता है। उन्होंने दूर के राज्यों के साथ मित्रता बनाने का सुझाव दिया ताकि पड़ोसी दुश्मन पर दबाव बन सके। ये सिद्धांत पावर बैलेंस और नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित है। कंक्लूजन। कौटिल्य के राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार बहुत आधुनिक और विजनरी थे। उन्होंने ये बताया कि एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए आंतरिक नियंत्रण, सेना, कूटनीति और जासूसी सब जरूरी है। अर्थशास्त्र एक समग्र और प्रागैतिक सुरक्षा दर्शन देता है जो आज भी रेलेवेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Examine the idea of Chakravartin and the state as an instrument of Dhamma. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें चक्रवर्तिन के कॉन्सेप्ट को समझना है, यानी एक ऐसा शक्तिशाली और धार्मिक राजा जो पूरे देश पर न्याय और नीति से राज करता है। साथ ही ये भी बताना है कि राज्य कैसे धम्मा, नैतिक और धार्मिक नियम को लागू करने का एक जरिया बनता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चक्रवर्तिन का मतलब होता है एक ऐसा शक्तिशाली राजा जो न सिर्फ सभी दिशाओं में राज करता है बल्कि न्याय और नीति से राज करता है। धम्मा का अर्थ है नैतिकता, धार्मिकता और इंसानी मूल्य। यह आंसर ये बताता है कि चक्रवर्तिन धम्मा के मूल्यों का पालन करता है और राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में चलाता है। अशोका इस विचार के सबसे प्रमुख उदाहरण है। मेन बॉडी। 1. चक्रवर्तिन का अर्थ। एक विश्वाध्यक्ष राजा। चक्रवर्तिन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। चक्र या व्हील और वार्तिन चलने वाला। अर्थ है एक ऐसा राजा जिसका चक्र हर दिशा में घूमता है, यानी पूरे विश्व पर उसका शासन है। महाभारत और बुद्धिस्ट ग्रंथों जैसे दीघा निकाय में चक्रवर्तिन को एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा के रूप में दिखाया गया है। एक चक्रवर्तिन अपने लोगों का विश्वास जीतकर राज करता है, केवल युद्ध या बाल से नहीं। अशोका बुद्धिज्म अपनाने के बाद चक्रवर्तिन के सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। 2. राज्य धम्मा का एक साधन। इस मॉडल में राज्य सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था नहीं है बल्कि एक नैतिक संस्था है जो धम्मा के माध्यम से समाज में नीति और दया लाता है। अशोका के अभिलेख दिखाते हैं कि राजा का काम केवल कानून बनाना नहीं बल्कि दया, सत्य और सबके प्रति सम्मान को बढ़ावा देना भी है। राजा की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के जीवन में आदर्श और धार्मिकता हो। अशोका ने धम्मा महामात्र जैसे अधिकारी नियुक्त किए जो समाज में नैतिक मूल्यों को फैलाते थे। 3. राजनैतिक शक्ति और नैतिकता का रिश्ता। चक्रवर्तिन का मॉडल ये दिखाता है कि शक्ति और धार्मिकता का मेल कैसे होता है। यदि राजा धम्मा का पालन नहीं करता तो उसका राज अस्वीकार योग्य होता है। इस सोच के अनुसार राजा को नीति के अंदर रहकर शासन करना चाहिए, नहीं तो वह टायरेंट बन जाता है। यहाँ राजा एक नैतिक गुरु की तरह होता है जो प्रजा को आदर्श जीवन जीने की दिशा दिखाता है। 4. इस विचार की उपयोगिता और विरासत। ये मॉडल गुप्ता सम्राटों से लेकर आज तक के राजनीतिक विचारधारों को प्रभावित करता रहा है। गांधी जी का राम राज्य भी इसी धारणा पर आधारित था, जहां राज्य नीति और धर्म पर चलता है। आज के समय में भी चक्रवर्तिन जैसे नैतिक नेतृत्व की जरूरत महसूस की जाती है, जहां शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी हो। कंक्लूजन। चक्रवर्तिन एक ऐसा शासक होता है जो बाल से नहीं बल्कि धम्मा से राज करता है। राज्य इस मॉडल में एक माध्यम बनता है जिसके जरिए समाज में न्याय, दया और नीति फैलाई जाती है। आज भी ये मॉडल एक याद दिलाता है कि सही नेतृत्व तभी होता है जब उसमें नैतिकता हो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Question 3. Elaborate upon Zia-ul-Barani's theory of kingship. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जिया-उल-बारानी के राजनीतिक विचारों को समझाना है, खासकर उनका कैस का सिद्धांत। हमें बताना होगा कि उन्होंने राजा के क्या कर्तव्य बताए, इस्लाम का क्या रोल था और उनकी सोच धर्म और राजनीति के बीच कैसे जोड़ी गई थी। आंसर। इंट्रोडक्शन। जिया-उल-बारानी 14th सेंचुरी के एक प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक और इतिहासकार जो दिल्ली सल्तनत के दौरान रहे। उनका किंगशिप का थियरी इस्लाम और राजनीति के गहरे संबंध पर आधारित था।
उन्होंने राजा को अल्लाह का प्रतिनिधि माना और कहा कि राजा का काम न्याय और शरिया लागू करना है। उनके विचार सूफी और इस्लामी धार्मिक सोच से प्रभावित थे। मेन बॉडी। 1. किंगशिप एक डिवाइन संस्था। बारानी कहते थे कि राजा सिर्फ एक शासक नहीं होता बल्कि अल्लाह के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। राजा को जिल-ए-इलाही यानी भगवान का साया कहा गया। इससे राजा के फैसलों को धार्मिक मान्यता मिलती थी। उनके अनुसार बिना ईश्वरीय सहमति के कोई भी शासक सफल नहीं हो सकता। 2. शरिया का शासन में महत्व। बारानी ने हमेशा दावा किया कि राजा को शरिया के अनुसार राज्य चलाना चाहिए। उनका मानना था कि उल्मा धर्मगुरु की सलाह से ही कानून और नियम बनाए जाने चाहिए। जो राजा शरिया को इग्नोर करता है वो अन्याय और अनुचित माना जाता है। 3. राजा का नैतिक और धार्मिक व्यवहार। बारानी ने राजा के व्यक्तित्व को बहुत महत्वपूर्ण बताया। राजा में तकवा, धार्मिकता, एडियल, न्याय और अखलाक, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जो राजा विलासिता में डूबा रहता है और जनता की चिंता नहीं करता, यूज बारानी ने निंदा की। 4. प्रशासनिक क्षमता और राजनीति। बारानी धार्मिक थे लेकिन उन्होंने व्यवहारिक शासन पर भी जोर दिया। उन्होंने अच्छी राजस्व व्यवस्था, किसानों से न्याय और वफादार सामंत नोबिलिटी का चुनाव रिकमेंड किया। उनका कहना था कि सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बैलेंस होना चाहिए। 5. उच्च वर्ग और शिक्षा का रोल। बारानी ने शिक्षित और वफादार नोबिलिटी को राज्य का सहयोगी बनाने की बात की। उनका मानना था कि राजा के आसपास के लोग इस्लामिक मूल्यों में प्रशिक्षित होने चाहिए। उन्होंने नीचे वर्ग के लोगों को ऊंची पदवी देने का विरोध किया। 6. आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल राज्य। बारानी ने एक तरफ आइडियल राजा को बताया जो धर्म से प्रेरित होता है और दूसरी तरफ सियासत वाला राजा जो राजनीतिक जोरावरों को देखकर फैसले लेता है। उनका झुकाव आइडियल किंग की तरफ था, लेकिन वो ये भी समझते थे कि हर समय धर्म के अनुसार फैसला लेना पॉसिबल नहीं। ये उनकी सोच में आइडियलिज्म और रियलिज्म का मेल दिखाता है। कंक्लूजन। जिया-उल-बारानी की किंगशिप थियरी धर्म और राजनीति का एक सुंदर सम्मेलन है। उन्होंने एक ऐसे राजा का दर्शन दिया जो धार्मिक भी हो और प्रशासनिक रूप से सक्षम भी। उनकी सोच आज भी इंडो-इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write a note on Abul Fazl's Din-e-Ilahi. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अबुल फजल द्वारा लिखित और अकबर के समय शुरू की गई दिन-ए-इलाही नामक धार्मिक सोच पर एक छोटी पर मीनिंगफुल व्याख्या देनी है। इसमें उसके ओरिजिन, प्रिंसिपल्स, राजनीतिक उद्देश्य और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। दिन-ए-इलाही यानी ईश्वर का धर्म मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू की गई एक धार्मिक और नैतिक सोच थी जिसे उनके सबसे करीबी साथी अबुल फजल ने तैयार किया था। ये एक नई धर्म व्यवस्था नहीं थी बल्कि एक ऐसी फिलॉसफी थी जो सभी धर्मों के बीच एकता लाने का प्रयास करती थी। अबुल फजल ने इसे अकबरनामा और अकबरी में लिखा। इस आंसर में हम इस धारणा के उद्भव, विचार और महत्व को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. दिन-ए-इलाही का ऐतिहासिक बैकग्राउंड। दिन-ए-इलाही का आरंभ 1582 में हुआ था जब अकबर ने अपने साम्राज्य में धार्मिक तनाव और अलगाव को कम करने का सोचा। अबुल फजल, जो उनके मुख्य इतिहासकार, ने इस सोच को लिखित रूप दिया। अकबर के अंदर सभी धर्मों के प्रति जिज्ञासा थी, हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जिसका प्रभाव इस धर्म परिकल्पना में दिखता है। 2. मुख्य सिद्धांत और विशेषताएं। ईश्वर में एकता। सभी धर्मों के पार एक है ईश्वर का विश्वास। नैतिक चरित्र, ईमानदारी, न्याय, सहिष्णुता, अहिंसा जैसे गुणों पर जोर। कोई रस्मी पूजा या ग्रंथ नहीं। धर्म से ज्यादा आचरण और चरित्र पर ध्यान। सुलह कुल, सर्वधर्म समानता। सभी धर्मों के प्रति सम्मान और शांति। इनिशिएशन की विधि। अनुयायी को सम्राट के सामने झुकना होता था और एक नैतिक जीवन जीना होता था। ये किसी को परिवर्तित करने का माध्यम नहीं था बल्कि सब धर्मों के बीच संवेदनशील एकता बनाना इसका मकसद था। 3. राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य। दिन-ए-इलाही एक प्रकार का राजनीतिक उपाय था जिससे सम्राट अपने साम्राज्य में एकता बना सके। इससे अकबर ने एक ऐसा कॉमन मॉरल फ्रेमवर्क बनाया जिसमें सब धर्मों के लोग काम कर सकें। अबुल फजल ने अकबर को एक डिवाइन रूलर के रूप में स्थापित किया जिससे उनका राज्य धर्म के माध्यम से भी मजबूत हो सके। 4. प्रभाव और सीमाएं।
हालांकि ये विचार बहुत आकर्षक था, लेकिन ये कभी भी एक विशाल आंदोलन नहीं बन पाया। सिर्फ कुछ दरबार के लोग जैसे बीरबल है इसमें शामिल हुए। बहुत से ऑर्थोडॉक्स धार्मिक लोगों ने इस पर सख्त आक्रमण किया और इसे गलत बताया। अकबर के बाद जहांगीर ने इसे सपोर्ट नहीं किया, जिससे ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर भी दिन-ए-इलाही एक सेकुलर और इंटरफेथ डायलॉग का अनोखा उदाहरण था, जो उस समय के लिए बहुत आगे की सोच थी। कंक्लूजन: अबुल फजल के माध्यम से स्थापित दिन-ए-इलाही अकबर के यूनिटी इन डाइवर्सिटी के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब था। ये चाहे एक संगठित धर्म न बन पाया हो, लेकिन इसका नैतिक और मानवीय संदेश आज भी प्रासंगिक है। इसने अकबर के दृष्टिकोण और अबुल फजल के ज्ञान को दिखाया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।